कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, दुष्यंत कुमार की ये गजल की जो लाइन है वो चिराग पासवान के लिए सटीक बैठती है। क्यों? क्योंकि याद कीजिए 2020 का चुनाव, चिराग पासवान ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीते महज एक सीट पर। जी हां, 135 में से एक सीट मिली। वहीं आज महज 29 सीट पर चुनाव लड़े और 19 सीट जीती। मतलब कमबैक हो तो ऐसा, जीरो से सीधा हीरो। बात चिराग की इसलिए भी खास है दोस्तों, क्योंकि अक्सर कई मुद्दों पर वो बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। खुलकर कहते थे हम इस मामले में अलग राय रखते हैं, खासकर मुसलमानों के मुद्दे पर। दोस्तों, ये वही चिराग पासवान हैं जिनके पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक की कुर्बानी दे दी थी। आरजेडी 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं थी। हुआ यह था कि रामविलास पासवान को उस वक्त 29 सीटें मिली थी और रामविलास पासवान जिधर जाते उधर की सरकार बनती। इसी बीच उन्होंने डिमांड रख दी कि मुस्लिम सीएम बनाओ। रामविलास पासवान आरजेडी और एनडीए दोनों के खिलाफ तीसरे मोर्चे के रूप में मैदान में उतरे थे। उस वक्त कांग्रेस के साथ थे, जिसके बाद पासवान की डिमांड खारिज कर दी गई। आरजेडी तैयार नहीं हुई। रामविलास पासवान ने न तो आरजेडी और न ही एनडीए का समर्थन किया, जिससे सरकार ही नहीं बनी और राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लागू हो गया। रामविलास पासवान के इस रणनीति से उनकी पार्टी में बगावत हो गया और 12 विधायक अलग हो गए, जिसमें उनके भाई पशुपति पारस भी शामिल थे। फिर चुनाव हुआ, रामविलास पासवान की पार्टी केवल 10 विधायकों पर सिमट गई। आप सोच रहे हैं, एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी की पूरी पार्टी कुर्बान कर दी। और फिर दोस्तों उसके बाद कई बागी विधायक बन गए, उनकी पार्टी को छोड़कर जाने लगे। और उसके बाद देश में 2005 में एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। वहीं दोस्तों इस बार भी एक मुद्दा काफी छाया हुआ था, अगर आपने गौर किया हो तो, जब तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट किया सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी को, और 17% वाले मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं। चिराग ने एक्स पर लिखा भी था कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न डिप्टी सीएम। अगर आप बंधुआ वोट बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? दोस्तों ये बात इस बार तेजस्वी यादव के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं चिराग पासवान ने लिखी थी। चिराग के कहने का मतलब यह था कि आरजेडी ने अति पिछड़ा जाति में से मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान तो कर दिया, मगर मुसलमानों को हाशिए पर छोड़ दिया। वहीं अब 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पहली बार यह सवाल उठाया है कि क्या राज्य को एक ऐसा नेता मिल रहा है जिसकी अपील जाति रेखाओं से परे है, एक ऐसा चेहरा जिसकी राजनीति 2020 की सबसे कठिन असफलता से गुजरकर 2025 में सबसे जोरदार कमबैक का रूप ले चुकी है। 2020 के नतीजे न सिर्फ चिराग पासवान के लिए बल्कि पूरी पार्टी के भविष्य के लिए एक चेतावनी थी। 2020 का वो साल चिराग के जीवन की सबसे मुश्किल राजनीतिक परीक्षा थी। एलजेपी टूट चुकी थी। चाचा पशुपति पारस के साथ पारिवारिक और राजनीतिक रिश्तों में दरार आ गई थी और राजनीतिक विश्लेषक उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट तक कहने लगे थे, मतलब चिराग पासवान को। लेकिन 2020 की इसी चोट ने चिराग को उनकी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सीख दी कि बिहार की राजनीति में सिर्फ भावनात्मक लाइनें खींचना पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक नए प्रकार के नेता के रूप में खुद को फिर से पेश करना होगा, जो जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास, आधुनिक बिहार, रोजगार, माइग्रेशन और युवाओं के मुद्दों को केंद्र में रखे। कुछ इन्हीं बदलावों के साथ चिराग पासवान 2025 के चुनावी रण में उतरे। इस बार चिराग को एनडीए के साथ रहते हुए सिर्फ 29 सीटों पर लड़ने का मौका मिला, यानी 2020 की तुलना में लगभग 5 गुना कम सीटें। लेकिन कम सीटों के बावजूद उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। 29 सीटों में से 19 पर जीत हासिल हुई। 2020 की एकमात्र जीत 2025 की 19 सीटों तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है दोस्तों।
चिराग की इस राजनीतिक पुनर्जन्म की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यह है कि उनकी अपील अब सिर्फ पासवान वोट बैंक तक सीमित नहीं रही। शहरी मतदाता, पहली बार वोट करने वाले युवा, राज्य के बाहर काम करने वाले प्रवासी परिवारों के वोट और ओबीसी, ईबीसी वर्ग का एक हिस्सा, इन सभी समूहों में 2025 में चिराग के लिए एक साफ रुझान दिखा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो नजर आई, आज हम चिराग के बारे में जो बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें पासवान का सपोर्ट मिला या फिर पिछड़ी जाति का मिला, मुसलमानों का भी उन्हें साथ मिला है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जब भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो आप देखेंगे दोस्तों वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो जो मुसलमानों से रिलेटेड था, उस पर एक तरह से ये बगावत करते हुए दिखे। कितनी बार तो ऐसा कहा गया कि चिराग पासवान बीजेपी से अलग होने जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपना जो एक आइडियोलॉजी है उसको अलग रखा, जिसके बाद आज जीरो से हीरो बनकर उभरे हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, जिनकी लग रहा था कि 20 बार बिहार के अंदर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी, वो महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। मतलब विपक्ष सबसे बड़ा जो हवा दिखाई दे रहा था दोस्तों, अब वो बात छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। वोट चोरी का मामला और जो भी एलिगेशन लग रहे हैं उसको एक तरफ रख दीजिए। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने सीधे तौर पर एक तरह से तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी है और ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव से ज्यादा कद में, राजनीतिक कद में अब बढ़ चुके हैं। तो क्या बिहार के अंदर जिस तरीके से एनडीए युवाओं की बात कर रही है, तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या चिराग पासवान इस बार सीएम बन सकते हैं? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।